बूढ़े लाचार पिता बोझ नहीं। हमेशा की तरह काजल का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बंटवारे के बाद दोनों भाइयों में यह तय हुआ था कि बाबूजी बारी बारी से 6-6 महीने दोनों बेटों के साथ रहेंगे। लेकिन आज 6 महीने से 1 महीना ज़्यादा हो गया था। छोटे भाई ने बाबूजी की सूद नहीं ली, ना ही कोई लेने आया। फ़ोन कर उन्हें भेजने की बात भी नहीं की। काजल झुंझलाते हुए बोली, देखो जी, बहुत दिन हो गए देवर जी को बहाने बनाते बनाते। अब मुझे समझ में आ रहा है वह अपनी जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ रहे हैं। अरे क्या यह अकेले मेरी जिम्मेदारी हैं? कान खोल कर सुन लो, अब मुझसे यह सब नहीं होता। तुम्हारे बाबूजी की सेवा आखिर मैं ही क्यों करूं? मैं ही क्यों इनके पीछे पिसती रहूं? देवरानी महारानी की तरह घूमती फिरती रहती है, जिंदगी के मज़े लेती रहती है। यहाँ मैं 2-4 दिन मायके जाने के लिए भी तरस जाती हूँ। रोज रोज के कलेश से घर में घुटन सा माहौल बन चुका था। रवि से भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बाबूजी के हाथ पैर अभी सही सलामत थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए परिवार पर ही आश्रित थे। 2 बेटे बहुओं के होने के बावजूद 2 वक्त की रोटी उन्हें सम्मान से नहीं मिल पाती थी। पत्नी के रोज रोज के तानों से रवि तंग आ चुका था और अपने छोटे भाई के पास फोन मिलाया। राजीव, सब ठीक तो है ना? बाबूजी याद कर रहे थे तेरे बच्चों को। वो भैया, पूजा की तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। बाबूजी से कहिए कुछ दिन और रुक जाएं। यहाँ तो हम भी आधे टाइम बाहर से खाना लाकर खा रहे हैं। ऐसे में उनकी देखभाल यहाँ कौन करेगा? छोटे भाई ने 2 टूक जवाब दे दिया। छोटे भाई का जवाब रवि को हजम नहीं हो रहा था। देवर जी तो बहाने बना रहे थे, लेकिन आप जबरदस्ती बाबूजी को ले जाकर उनके पास छोड़ तो नहीं सकते। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह चक्की में गेहूं की तरह पिस रहे हों। रवि का जवान होता हुआ बेटा विशाल भी इन बातों से अनभिज्ञ नहीं था। अपने दादा से पोते का स्नेह तो सब जानते ही हैं। जैसे मूल से प्यारा ब्याज होता है, वैसे ही दादा पोते का प्यारा सा रिश्ता होता है। वह सब समझ चुका था। दादाजी की लाचारी, माँ की अवहेलना और पिता की मजबूरी। शाम को भी विशाल अपने दादाजी को पानी के साथ रोटी गटकते देखा तो उसका दिल भर आया। जब विशाल अपने पापा के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसने अपने मम्मी से बोला, मेरा एक और भाई होना चाहिए था। मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, इसलिए सारा बोझ सिर्फ मेरे माथे पर ही पड़ेगा। काजल ने बेटे की बात सुनकर बहुत आश्चर्य से देखा। कौन सा बोझ पड़ जाएगा तेरे माथे पर? वह आश्चर्य से बोली, आप दोनों का मम्मी। जब मेरी शादी होगी तो सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को ही आप दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। कम से कम कुछ दिनों तक वह भी आप दोनों का बोझ संभाल लेता, लेकिन मैं तो अकेला ही आप लोगों की सेवा करूँगा। पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी। क्या वह बुढ़ापे में आप लोगों को रखना पसंद करेगी? पता नहीं वह आप लोगों की सेवा करना भी चाहेगी। बुढ़ापे में आप लोगों को खाना बनाकर कौन खिलाएगा? अभी जिस तरह दादाजी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं और आप लोगों की खरी खोटी सुन रहे हैं, कल को पता नहीं यह सब आपको भी सुनना पड़े। बेटे की बात सुनकर जैसे काजल को काटो तो खून नहीं, वह सन्न रह गई। रवि भी बेटे का मुंह ताकने लगा। जहां पहले बेटे की बात सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था, वहीं अब उसके आंखों से आंसू छलक रहे थे।
सच में उनके इस व्यवहार से ही तो बेटे को यह प्रेरणा मिल रही थी। हाथ में लिया रोटी का निवाला भी धरा का धरा रह गया। अगली सुबह जब विशाल और रवि जागे तो देखा आंगन में बैठकर उसके दादाजी मजे से दूध के साथ गर्म गर्म फुल्का खा रहे थे। उनके चेहरे पर आज तृप्ति का भाव था और आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। विशाल के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मन में संतुष्टि हो रही थी। रवि भी सोचने पर मजबूर हो गया कि अकेले बाबूजी ने दोनों बेटों को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। उनके एक बेटे में इतना भी सामर्थ्य नहीं कि अपने बूढ़े लाचार पिता को इज्जत से 2 वक्त की रोटी भी उपलब्ध करा सके, जो वह रोज रोज अपने भाई का मनुहार करता है कि बूढ़े लाचार बेबस बाबूजी को यहाँ से ले जाए। रवि ने यह तय किया, नहीं अब और नहीं, मेरे बाबूजी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, मैं उन्हें कहीं नहीं भेजूंगा। आज से रवि ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।